क्या हो अगर हमें पता चले कि हम एक नॉर्मल लाइफ में लगभग 20 हेल्दी साल और जोड़ सकते हैं? आई मीन सोचिए इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए किसी बहुत एक्सपेंसिव सप्लीमेंट, किसी सीक्रेट बायोहैकिंग टेक्निक या किसी मैजिक पिल की जरूरत नहीं है, बल्कि आज के बहुत छोटे, आसान और प्रैक्टिकल चॉइसेस ही काफ़ी हैं। एग्जैक्टली और आज की इस इन डेप्थ चर्चा में ना हम एक ऐसे टॉपिक को अनपैक कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी की क्वालिटी से जुड़ा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो 30 से 45 साल के एज ब्रैकेट में है। राइट। एक टिपिकल वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ को ही देख लीजिए। करियर का एक्सट्रीम प्रेशर है, सोसाइटी की एंडलेस एक्सपेक्टेशंस और फैमिली की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच जिस एक चीज की सबसे पहले कुर्बानी दी जाती है वो खुद की हेल्थ होती है। हाँ, और इस दौड़ भाग में ना एक बहुत कॉमन मिथ बन गया है कि 100 साल तक हेल्दी जीना या तो सिर्फ अच्छे जेनेटिक्स यानी डीएनए का खेल है, या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो हर दिन 2 घंटे जिम में हैवी वेट्स उठाते हैं। बिल्कुल। या फिर जो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सही बात है, लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस और ग्लोबल डेटा को देखें तो वो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो बहुत ही एम्पावरिंग कहानी बता रहे हैं। और यही हमारा आज का मिशन है। इस पूरे एनालिसिस में हम लॉन्जेविटी साइंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च और दुनिया के उन रीजन्स के सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। कि 40 की एज के आसपास एक नॉर्मल बिजी डेली रूटीन में आखिर कौन से प्रैक्टिकल बदलाव करके एक लंबी और सबसे जरूरी बात, एक हेल्दी लाइफ अचीव की जा सकती है। तो उस सबसे बड़े मिथ से ही शुरू करते हैं जो लोगों को पहला स्टेप लेने से ही रोक देता है, जेनेटिक्स का मिथ। मतलब लोगों में ये माइंड ब्लॉक होता है कि मेरे परिवार में तो हार्ट डिजीज है तो मुझे भी होना ही है। मैं तो इससे बच ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही कॉमन माइंड ब्लॉक है, लेकिन इस अजम्पशन को तोड़ने के लिए हमें लॉन्ग लिव्ड पॉपुलेशंस का डेटा देखना होगा। जब हम उन लोगों की रिसर्च देखते हैं जो नेचुरली 100 साल से ज्यादा जीते हैं, तो वहां से ना एक बहुत क्लियर फैक्ट निकल कर आता है। क्या है वो फैक्ट? कि लाइफ स्पैन में जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 20 से 30% तक ही लिमिटेड होता है। वेट, सिर्फ 20 से 30%? सच में? हाँ, सिर्फ उतना ही। बाकी का जो 70 से 80% हिस्सा है वो पूरी तरह से हमारे लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। ओह वाह, ये फिगर तो अपने आप में काफी आई ओपनिंग है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जेनेटिक्स एक लोडेड गन की तरह हो सकती है, लेकिन ट्रिगर दबाना या ना दबाना हमारे अपने हाथ में। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और अगर इसको हम हार्ड साइंस के लेंस से देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही मैसिव 34 साल लंबी स्टडी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। 34 साल? ये तो बहुत लंबा डेटा है। हाँ, इस स्टडी ने लगभग 1,20,000 लोगों को ट्रैक किया था। ये कोई शॉर्ट टर्म लैब एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि डेकेड्स तक लोगों के डेली हैबिट्स को डीपली ऑब्जर्व किया गया था। और उसके बाद ना अभी रिसेंटली 2023 में एक और मैसिव ग्लोबल स्टडी आई जिसमें करीब 7 लाख लोगों का डेटा एनालाइज किया गया। 7 लाख लोग? ओके, तो इन स्टडीज का बॉटम लाइन क्या निकला? इनका कंक्लूजन बहुत ही डायरेक्ट था। अगर मिड लाइफ में, यानी वो जो 35 से 45 की एज ब्रैकेट होती है, उसमें अगर कोई इंसान सिर्फ 5 से 8 सिंपल हेल्दी हैबिट्स अपना लेता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 12 से लेकर 30 साल तक का एडिशन हो सकता है। 30 साल? ये कोई माइनर इंप्रूवमेंट नहीं है, ये टेक्निकली देखा जाए तो पूरी एक नई जिंदगी जीने के बराबर है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल सवाल आता है मेरे दिमाग में। इन नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा पीछे हटकर अगर प्योरली बायोलॉजी के टर्म्स में देखें तो आखिर बॉडी एज क्यों होती है? हम बूढ़े क्यों होते हैं? मॉडर्न साइंस इस एजिंग प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करती है? तो देखिए, मॉडर्न जेरोंटोलॉजी यानी जो एजिंग की साइंस है, उसने एजिंग के कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कॉजेज आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग कहा जाता है। ओके। इसमें सबसे पहला है डीएनए डैमेज। जैसे जैसे सेल डिवाइड होता है, डीएनए में माइनर कॉपिंग एरर्स आते हैं। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन वर्ड आजकल बहुत सुनने में आता है, ये एक्चुअली में है क्या? इसे आप बॉडी के अंदर एक ऐसी दबी हुई आग की तरह समझ सकते हैं जो लगातार जल रही है। होता क्या है ना, जब इंसान क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड होता है या पुअर डाइट लेता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है। अच्छा।
और ये इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी बाहर के खतरों से लड़ने की बजाय हमारे खुद के हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। यानी इम्यून सिस्टम जो एक्चुअली बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, जी। वो ओवर एक्टिव होकर बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। सही पकड़ा आपने। और उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारे सेल्स की एनर्जी फैक्ट्रीज होती हैं। राइट, साइंस क्लास में पढ़ा था हमने। हाँ, पावर हाउसेस ऑफ द सेल। तो एज और अनहेल्दी हैबिट्स के साथ ना इन फैक्ट्रीज की पावर जनरेशन कैपेसिटी कम होने लगती है, जिससे इंसान हर वक्त थका हुआ फील करता है। और इसमें एक चौथा बड़ा कारण है लॉस ऑफ मसल मास, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। मसल लॉस मतलब जैसे लोग पतले और वीक होने लगते हैं एज के साथ। बिल्कुल। मसल सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं होते हैं, वो ग्लूकोज को बर्न करने का ना प्राइमरी इंजन होते हैं। जब हम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो ये सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में चले जाते हैं। पता है, इन सब बायोलॉजिकल टर्म्स को अगर एक आम इंसान की भाषा में ट्रांसलेट किया जाए तो मुझे एक बहुत आसान सी एनालॉजी समझ आती है। क्या बात है, सुनाइए। जैसे हमारा डीएनए एक स्मार्टफोन के हार्डवेयर की तरह है। वो जैसा फैक्ट्री से बनकर आ गया वैसा ही रहेगा, आप प्रोसेसर नहीं बदल सकते। हाँ। लेकिन जो हमारा डेली लाइफस्टाइल है, जो खाना हम खा रहे हैं या जो हमारी स्लीप है, वो उस फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है। I mean, हार्डवेयर में लिमिट जरूर हो सकती है, पर अगर सॉफ्टवेयर कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज्ड और अपडेटेड है तो वो फोन सालों तक हैंग होने या क्रैश होने से बच सकता है। ये एनालॉजी पूरी तरह से फिट बैठती है यहाँ। तो साइंस और थ्योरी ने तो हमें ये बता दिया कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें कि लोग प्रैक्टिकली ये सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें ब्लू जोन्स का रुख करना होगा। ब्लू जोन्स। डैन ब्यूटनर की ये रिसर्च सच में बहुत फैसिनेटिंग है, जिसमें ओकिनावा, सार्डिनिया जैसे एरियाज आते हैं जहां लोगों के लिए 100 साल जीना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग चीज लगती है मुझे, वो ये है कि इन जोन्स में कोई भी इंसान किसी फैंसी जिम का मेंबर नहीं होता, या वो लोग कोई क्रॉसफिट ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते। तो उनका रूटीन आखिर दिखता कैसा है? देखिए, ब्लू जोन्स का सबसे बड़ा सीक्रेट ही उनकी सिंप्लिसिटी में छुपा हुआ है। वो लोग दिन भर ना फिजिकली नेचुरली मूव करते हैं। उनका एक अनकॉन्शियस टारगेट होता है दिन में करीब 7,000 से 9,000 स्टेप्स चलना। अनकॉन्शियस टारगेट मतलब वो गिन नहीं रहे होते हैं स्टेप्स को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टेप काउंट किसी ट्रेडमिल पर नहीं होता। वो नेचुरली गार्डनिंग करते हैं, पैदल चलकर अपने पड़ोसियों और दोस्तों से मिलने जाते हैं, अपने घर के छोटे मोटे काम खुद अपने हाथों से करते हैं। अच्छा। तो इससे होता यह है कि उनकी बॉडी कंटिन्यूअसली एक लाइट मोशन में रहती है, जिससे उनके जॉइंट्स और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नेचुरली लुब्रिकेटेड और स्ट्रांग रहते हैं। मेक सेंस। और जहां तक खाने का सवाल है, उनकी डाइट कैसी होती है? मोस्टली प्लांट बेस्ड सुना है मैंने। हाँ, मोस्टली प्लांट बेस्ड, जैसे बीन्स, लेंटिल्स, होल ग्रेन्स। लेकिन यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक कल्चरल रूल का जिक्र बार बार आता है, खासकर ओकिनावा से, जिसे कहते हैं हरा हची बू। हरा हची बू, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है पेट को सिर्फ 80% फुल होने तक खाना, यानी जब लगभग पेट भर गया हो पर थोड़ी जगह बाकी हो तभी खाना रोक देना। ओके, तो बेसिक बायोलॉजी इसके पीछे क्या है? आई मीन, थोड़ा भूखा रहने से क्या फायदा? डाइजेशन एक बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है हमारी बॉडी के लिए। जब कोई इंसान पेट को 100% या उससे भी ज़्यादा ओवर स्टफ कर लेता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को एक मैसिव ओवरलोड फेस करना पड़ता है। राइट। इससे बॉडी में मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ता है और फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, जो वही इन्फ्लेमेशन वाली दबी हुई आग को भड़काते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की। रिसर्च मानती है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बिना मैल न्यूट्रिशन के आज तक का सबसे प्रूवन और पावरफुल एंटी एजिंग टूल है। यहाँ ना मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। देखिए, ये हरा हची बू कॉन्सेप्ट किताबों में पढ़ने में या चर्चा सुनने में बहुत अपीलिंग लगता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली एक टिपिकल इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हाँ, जहां दाल, सब्जी, बहुत सारी रोटी और चावल का एक डीपली इमोशनल हैवी ईटिंग कल्चर है। सही बात है, हमारा खाना थोड़ा हैवी तो होता है। और उस पर एक वर्किंग प्रोफेशनल जो सुबह से शाम तक ऑफिस के स्ट्रेस में कंप्लीटली ड्रेन हो जाता है, वो इफेक्टिवली पोर्शन कंट्रोल कैसे करेगा? अगर वो सिर्फ 80% खाएगा तो अगले दिन 8 घंटे ऑफिस में काम कैसे करेगा बिना वीक या एग्जॉस्टेड फील किए?
ये डाउट बहुत प्रैक्टिकल है और इसको क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, वीकनेस तब आती है जब इंसान न्यूट्रिशन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज को स्टाफ करना शुरू कर देता है। ओके। एक टिपिकल हेल्दी इंडियन थाली एक्चुअली नेचुरली बहुत वेल बैलेंस्ड होती है अगर उसको सही रेशो में खाया जाए। प्रॉब्लम हमारी दाल, रोटी या चावल में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी क्वांटिटी में होती है। मतलब कार्ब ज्यादा खा लेते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम थाली में थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके उसकी जगह फ्रेश फ्रूट्स, पीनट्स, स्प्राउट्स और अच्छी सब्जी की मात्रा बढ़ा दें तो पेट पूरी तरह भरा हुआ भी फील होता है और बॉडी को हेवी डाइजेशन का ओवरलोड भी नहीं झेलना पड़ता। न्यूट्रिएंट डेंस वर्सेस कैलोरी डेंस। सही। आम जिंदगी में लोग कैलोरी डेंस खाना ज्यादा खा रहे हैं। जब न्यूट्रिशन पूरा मिलता है बॉडी को तो 80% फुल होने पर भी इंसान वीक फील नहीं करता, बल्कि और ज्यादा लाइट और एनर्जेटिक फील करता है। मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना क्वांटिटी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना है। और अगर हम ध्यान से सोचें तो बड़े फिटनेस आइकन्स जैसे अमिताभ बच्चन हो गए या अनिल कपूर जो 57 या 80 प्लस एज में भी इतने हाई एनर्जी रोल्स कर रहे हैं, उनका राज भी तो यही है ना? बिल्कुल। वो किसी सीक्रेट लैबोरेटरी से निकला हुआ सुपर फूड नहीं खा रहे हैं रोज, राइट। उनकी लंबी और एनर्जेटिक लाइफ का कोर फाउंडेशन उनका स्ट्रिक्ट पोर्शन कंट्रोल है, बेसिक नेचुरल मूवमेंट है और सबसे बड़ी बात उनकी सालों की कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी से बड़ा सच में कोई हैक नहीं है। चाहे ब्लू जोन्स के लोग हों या ये सेलिब्रिटीज, उनकी आदत बन चुकी है कि रोज वही हेल्दी चीजें रिपीट करनी है बिना किसी चीट डे का एक्सक्यूज दिए। सही बात है। लेकिन चलिए फ्यूरी और ब्लू जोन्स के आइडियल वर्ल्ड से निकलकर अब एक मॉडर्न वर्किंग प्रोफेशनल की रियलिटी में आते हैं, जिसके पास बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, क्लाइंट की डेडलाइंस है और सच कहूं तो वक्त नाम की चीज हमेशा शॉर्ट रहती है। वो अपने पूरे दिन को प्रैक्टिकली कैसे डिजाइन करें कि ये लॉन्जिविटी के रूल्स उसकी लाइफ में नेचुरली फिट हो जाएं। ऐसे बिजी स्केड्यूल वाले इंसान के लिए ना दिन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है उसकी शुरुआत। रिसर्च फर्मली ये सजेस्ट करती है कि सुबह के सिर्फ 30 से 45 मिनट का रूटीन पूरे दिन का बायोलॉजिकल टोन सेट कर देता है। सिर्फ 30-45 मिनट? यस। उसमें करना क्या होगा? बहुत सिंपल। उठते ही वार्म वाटर, उसके बाद 20 से 30 मिनट की एक ब्रिस्क वॉक, फिर सिर्फ 5 मिनट का प्राणायाम या कोई डीप ब्रीदिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 से 10 मिनट का नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर। हाँ, ये सनलाइट वाले पॉइंट को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि धूप तो सिर्फ विटामिन डी के लिए होती है, लेकिन सनलाइट से और भी बहुत कुछ डीपली कनेक्टेड है ना। हाँ, विटामिन डी तो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। मॉर्निंग सनलाइट का सबसे बड़ा और क्रूशियल काम है हमारी बॉडी के सिरकेडियन रिदम, यानी जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, उसको रीसेट करना। जब सुबह की ब्राइट लाइट हमारी आंखों में जाती है तो बॉडी नेचुरली कॉर्टिसोल का एक हेल्दी स्पाइक रिलीज करती है। इससे हमें तुरंत फोकस और एनर्जी मिलती है और वही ब्राइट लाइट रात को मेलेटोनिन यानी स्लीप हार्मोन बनाने का ग्राउंड वर्क भी सेट कर देती है। ये रूटीन लिटरली हार्ट, ब्रेन और मेटाबॉलिज्म तीनों के लिए एक परफेक्ट जंप स्टार्ट है। ये तो चलिए मॉर्निंग रूटीन की बात हो गई, इंसान ने सुबह वॉक भी कर ली और धूप भी ले ली। लेकिन उसके बाद आती है मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, कुर्सी। हाँ, कुर्सी। ज्यादातर प्रोफेशनल्स उसके बाद लगातार 8 से 9 घंटे स्क्रीन के सामने बैठते हैं। इस लगातार सिटिंग के डैमेज को हम जीरो कॉस्ट में कैसे ठीक करें? यहाँ काम आती है द 3 मिनट हैबिट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हर 45 से 60 मिनट की सिटिंग के बाद आपको अपनी डेस्क से खड़े होना है, एक माइनर सा बॉडी स्ट्रेच लेना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए वॉक करना है। चाहे ऑफिस का एक चक्कर ही लगा लीजिए। वेट, लेट मी रैप माई हेड अराउंड दिस। एक इंसान 8 घंटे बैठकर काम कर रहा है और हम कह रहे हैं कि हर घंटे सिर्फ 3 मिनट उठकर चलने से वो बैठने का डैमेज रिवर्स हो जाएगा। ये सुनने में बहुत टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है। 3 मिनट में आखिर बॉडी के अंदर ऐसा क्या मैजिक हो जाता है? देखिए, मैजिक नहीं है, ये प्योर सेल्यूलर बायोलॉजी है। जब इंसान लगातार 45 मिनट से ज्यादा कुर्सी पर बैठता है तो उसके पैरों और बैक के मसल्स ना एक डीप हाइबरनेशन स्टेट में चले जाते हैं। हाइबरनेशन? जैसे सो जाते हैं? हाँ, और उन मसल्स में मौजूद कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो ब्लड में फैट और शुगर को ब्रेक करने का काम करते हैं। वो लिटरली स्विच ऑफ हो जाते हैं। वाओ। इसका असर ये होता है कि बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगती है और ब्लड शुगर लेवल नेचुरली बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी जगह से खड़े होते हैं और 2-3 मिनट के लिए बॉडी को मोशन में लाते हैं, वो सोए हुए मसल्स वापस एक्टिवेट होते हैं।
एंजाइम्स दोबारा स्विच ऑन होते हैं और इंसुलिन रिसेप्टर्स वापस खून से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। आई सी। तो ये हर घंटे अपने मेटाबॉलिज्म को एक तरह से रीसेट करने जैसा हो गया। एग्जैक्टली और ये 3 मिनट की छोटी सी मूवमेंट लॉन्ग टर्म में ना टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट ब्लॉकेजेस के रिस्क को ड्रास्टिकली कट कर देती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, जब ऑफिस में कोई मेजर डेडलाइन सर पर होती है तो 3 मिनट तो छोड़िए, 3 घंटे तक कुर्सी से उठने का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बाद समझ आ रहा है कि वो 3 मिनट ब्रेक एक्चुअली कितना क्रूशियल है। बिल्कुल। अच्छा, सोर्स मटेरियल में एक्सरसाइज के रिलेशन में एक और स्पेसिफिक वीकली हैबिट का भी जिक्र था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये 40 के बाद इतनी जरूरी क्यों बन जाती है? अभी आपने मसल लॉस की बात की थी। सही याद दिलाया। सार्कोपेनिया यानी मसल लॉस से लड़ने के लिए वीक में कम से कम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाकर हैवी लोहा ही उठाएं। तो घर पर ही कर सकते हैं। बिल्कुल, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स और थोड़ी देर प्लैंक होल्ड करना ही काफी है। होता क्या है कि 40 की एज आते आते बॉडी नेचुरली मसल मास ड्रॉप करना शुरू कर देती है। अगर मसल्स वीक हो गए तो बुढ़ापे में बैलेंस खराब होता है, हड्डियां इजीली फ्रैक्चर होती है और ग्लूकोज बर्न करने की कैपेसिटी एकदम गिर जाती है। यानी मसल मास ही एक्चुअली हमारी हेल्थ का मेटाबॉलिक इंजन है। सही। और इसके साथ एक और आदत हमें ऐड करनी होगी। 40 के बाद एनुअल मेडिकल चेक्स, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन डी और ब्लड प्रेशर। प्रिवेंटिव चेक्स, यू नो। हाँ, क्योंकि अक्सर ये जो इन्फ्लेमेशन जैसी चीजें होती है ना, ये साइलेंटली बढ़ती हैं बॉडी में। अर्ली डिटेक्शन इन दबी हुई आग की लपटों को बड़ा आकार लेने से पहले ही बुझा देता है। मेक सेंस। तो डाइट, सनलाइट, वॉकिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब मिलकर हमारी फिजिकल बॉडी की मशीन को तो सिक्योर कर देते हैं। लेकिन हेल्थ की पिक्चर यहाँ पर पूरी नहीं होती। लॉन्जेविटी का एक और बहुत बड़ा हिस्सा ना उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो कंप्लीटली इनविजिबल हैं। हाँ, जिन्हें हम देख नहीं सकते। हमारा माइंड, हमारा स्ट्रेस लेवल और हमारे आसपास के लोग। तो अब उन हिडन पिलर्स के बारे में चर्चा करते हैं। स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ह्यूमन कनेक्शन। इन इनविजिबल पिलर्स में सबसे पहला और मैं कहूंगी सबसे क्रिटिकल पिलर है नींद, स्लीप। लॉन्जेविटी और न्यूरोसाइंस बिल्कुल क्लियर हैं इस बात पर कि रात 11 बजे से पहले सोना और 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद लेना बाकी सभी आदतों का फाउंडेशन है। आज के हसल कल्चर में ना एक बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट बन गया है लोगों का, स्लीप व्हेन यू आर डेड वाला एटीट्यूड। मतलब नींद को एक वीकनेस की तरह देखा जाने लगा है, जिसे लोग अपने स्केड्यूल से सबसे पहले सैक्रिफाइस करते हैं, जो कि बायोलॉजिकली एक मैसिव डिजास्टर है। नींद कोई आलस या टाइम वेस्ट नहीं है, ये सर्वाइवल की एक एब्सोल्यूट बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। जब इंसान सोता है, खासकर जब वो डीप स्लीप में होता है, तो उसके ब्रेन में एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्या करता है? इसे आप ब्रेन का प्लम्बिंग या क्लीनिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ये दिन भर के मेटाबॉलिक वेस्ट और डेड सेल्स को फ्लश आउट करता है। अगर स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है लगातार, तो वो वेस्ट जमा होने लगता है, जो सीधा ओबेसिटी, सिवियर हार्ट डिजीजेस और अल्जाइमर्स जैसी मेमोरी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है। ओह, इसीलिए सब बोलते हैं हैवी डिनर अवॉइड करो सोने से पहले। हाँ, और सोने से कम 30 मिनट पहले सभी स्क्रीन्स को बंद करना भी इसीलिए इतना जरूरी है। फोन्स या लैपटॉप्स की ब्लू लाइट सीधा ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलेटोनिन का प्रोडक्शन पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। राइट। और नींद के बाद जिस दूसरे इनविजिबल फैक्टर ने सबसे ज्यादा हैवक क्रिएट किया हुआ है आजकल, वो है स्ट्रेस। आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं कि अगर किसी दिन वो स्ट्रेस में ना हो तो उन्हें लगने लगता है कि यार मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा। उनकी बेसलाइन स्टेट ही पैनिक बन चुकी है। और ये बेसलाइन पैनिक स्टेट लॉन्जेविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ह्यूमन बॉडी अक्यूट स्ट्रेस के लिए डिजाइन हुई थी, जैसे सामने अचानक कोई शेर आ गया और आपको उससे भागना है, फाइट और फ्लाइट। हाँ, लेकिन लगातार ऑफिस की टेंशन, ईएमआई की टेंशन, ये सब क्रॉनिक स्ट्रेस हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो बॉडी कंटिन्यूअसली कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज करती रहती है, और ये एक्सेस कॉर्टिजोल हमारे डीएनए की एजिंग को लिटरली फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, इम्यून सिस्टम को दबा देता है और हार्ट अटैक का प्राइमरी ट्रिगर बन जाता है। बाप रे,
तो इस 24 घंटे वाले क्रॉनिक स्ट्रेस का प्रैक्टिकल एंटीडोट क्या हो सकता है एक बिजी रूटीन में? एंटीडोट बहुत ही आसान और जीरो कॉस्ट है। दिन में सिर्फ 10 मिनट का एक डेडिकेटेड पॉज लेना, सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट की डीप माइंडफुल ब्रीदिंग और 5 मिनट एब्सोल्यूट साइलेंट सिटिंग। आवाज नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं। उससे बॉडी में क्या चेंज आएगा? इस प्रोसेस से ना बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड होता है वो एक्टिवेट होता है, जो तुरंत इन कॉर्टिसोल लेवल्स को क्रैश करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पर वापस लाता है। इसे आप दिल के आसपास एक दिन भर की प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने जैसा समझ सकते हैं। वाओ। और अब आते हैं उस आखिरी हिडन पिलर पर जिसने सच कहूं तो मुझे कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया था, सोशल कनेक्शन। मैंने रिसर्च में पढ़ा कि डेटा लिटरली लोनली होने को या अकेला फील करने को एक लाइफ थ्रेटनिंग फिजिकल रिस्क फैक्टर मानता है। ये बायोलॉजी में कैसे पॉसिबल है? ये फैक्ट एक्चुअली हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से आता है। हजारों साल पहले अगर कोई इंसान अपने कबीले या ट्राइब से अलग हो जाता था तो अकेले जंगल में उसकी मौत तय होती थी। इसलिए आइसोलेशन एक बहुत ही एक्सट्रीम डेंजरस सिग्नल होता है हमारी प्रिमिटिव बॉडी के लिए। राइट। जब कोई इंसान मॉडर्न सोसाइटी में सिवियरली अकेला या लोनली फील करता है तो उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली वही फाइट और फ्लाइट अलर्ट स्टेट में रहती है। स्टडीज ने क्लियरली प्रूव किया है कि क्रॉनिक लोनलीनेस का मोर्टेलिटी रिस्क यानी जल्दी मरने का खतरा लगभग रोजाना 15 सिगरेट पीने के रिस्क के बराबर है। रोजाना की 15 सिगरेट्स, दैट इज ह्यूज। हाँ, और ब्लू जोन्स के लोग इसीलिए 100 साल इजीली जीते हैं क्योंकि वो डीपली कनेक्टेड कम्युनिटीज में रहते हैं। उनके पास फैमिली बॉन्ड्स होते हैं, दोस्तों का ग्रुप होता है जो जनरेशंस तक चलता है। वो कभी मेंटली अकेले नहीं होते। उनके पास ना सिर्फ लोग होते हैं बल्कि एक और चीज होती है जिसके बारे में काफी बात होती है। जापानीज कल्चर में जिसे इकिगाई कहा जाता है, यानी एक लाइफ पर्पस, सुबह जल्दी उठने की एक कॉन्क्रीट वजह। हाँ, इकिगाई एक्चुअली लॉन्जेविटी की फाइनल की है। जब माइंड और बॉडी में हार्मनी होती है तो एक क्लियर पर्पस सीधा इंसान के इम्यून सिस्टम को अंदर से मजबूत करता है और किसी भी फिजिकल बीमारी से लड़ने की रेजिलियंस देता है। जिन लोगों के पास अपनी एग्जिस्टेंस का एक डीप मीनिंग होता है ना, उनकी सेल्स नेचुरली बेटर थ्राइव करती हैं। पता है, अगर इस पूरे डीप डाइव को हम एक मॉडर्न एग्जांपल से समझें तो मुझे एक कॉर्पोरेट कंपनी की एनालॉजी याद आती है। बोलिए। हमारी फिजिकल बॉडी एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह है। डाइट, नेचुरल मूवमेंट और स्लीप उस कंपनी का सॉलिड बजट और हार्डवर्किंग एम्प्लॉइज हैं। ओके। लेकिन उस कंपनी का जो सीईओ है ना, वो हमारा माइंड और हमारे रिलेशनशिप्स हैं। अगर सीईओ के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई डायरेक्शन या पर्पस ही नहीं है, यानी कोई इकिगाई नहीं है, तो उस कंपनी का बजट चाहे कितना भी ह्यूज क्यों ना हो, वो कंपनी अल्टीमेटली अंदर से कोलैप्स कर ही जाएगी। क्योंकि हेल्थ से फिजिकल मैकेनिक्स नहीं है, ये एक विजन भी है। बहुत ही एप्ट एनालॉजी दी आपने। बॉडी और उसके ऑर्गन्स फंक्शन तो कर सकते हैं सही फ्यूल के साथ, लेकिन लाइफ को सच में जीने और सिर्फ सर्वाइव करने के बीच का जो बड़ा डिफरेंस है वो एक सॉलिड वजह ही तय करती है। तो आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस को अगर हम एक क्लियर पर्सपेक्टिव में समराइज करें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखाई देता है हमें। 100 साल से ज्यादा जीना या अपनी लाइफ में 20 हेल्दी साल और ऐड करना किसी एक्सट्रीम परफेक्शन का खेल बिल्कुल नहीं है। ये इस बारे में नहीं है कि अब से मैं कभी एक रसगुल्ला नहीं खाऊंगा या हर दिन ट्रेडमिल पर 1 घंटा भागना ही भागना है। बिल्कुल नहीं। परफेक्शन तो सबसे बड़ा रास्ता है फेल होने का। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का खेल है। अपने दिन में बस 20 से 30% का इंप्रूवमेंट लाना। जैसे नेचुरली 7000 स्टेप्स तक चलने की आदत डालना। सही। अपनी रेगुलर इंडियन थाली में थोड़ा कार्ब कम करके प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना और 80% फुल होने तक खाना। हर रात बिना ब्लू लाइट के इंटरफेरेंस के 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेना। और 10 मिनट खुद के साथ शांति में बैठना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ सॉलिड बॉन्ड्स मेंटेन करना। एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी आदतें जब लगातार 30 या 40 साल तक बिना फेल रिपीट की जाती हैं, तब जाकर वो बायोलॉजिकल मैजिक होता है जिसे साइंस भी मानती है। यही असल लॉन्जेविटी का कोर फॉर्मूला है। स्मॉल हेल्थी हैबिट्स रिपीटेड कंसिस्टेंटली ओवर डेकेड्स। इस रियलाइजेशन में सच में एक अजीब सा इमोशनल कंफर्ट भी है और एक पावर भी फील होती है, क्योंकि कंट्रोल अब पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में आ गया। राइट। कोई भी इंसान अपने बीते हुए सालों को पीछे जाकर बदल तो नहीं सकता, और टेक्निकली हम वक्त को या एजिंग को ठहरने को बोल भी नहीं सकते, पर
उस एजिंग की स्पीड क्या होगी और आने वाले 20-30 सालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, वो आज के इन छोटे छोटे कदमों पर डिपेंड करता है। और इस सब में सबसे ज्यादा इनकरेजिंग बात क्या है पता है, कि मिड लाइफ यानी 30 से 45 के आसपास का जो वक्त होता है, इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट को इंस्टॉल करने का ये एब्सोल्युटली परफेक्ट टाइम है। एक भी आदत ऐसी नहीं मैं पाई हमने जिसके लिए आपको किसी हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो। सुबह की नेचुरल धूप लेने में, एक सिंपल वॉक पे जाने में, डीप ब्रीदिंग करने में या आम दाल रोटी को बैलेंस करने में, ये सब जीरो कॉस्ट है। सिर्फ एक डीप पर्सनल कमिटमेंट की जरूरत है। ट्रू, बहुत ट्रू।